लाओ, मुझे डेटा रिकवरी में असिस्टेंस चाहिए और साथ ही बैकअप सर्वर भी तैयार करो। मैं पूरी अंडरलाइंग आर्किटेक्चर दोबारा बिल्ड करने वाला हूँ। यह सुनते ही ओल्ड चेन तुरंत अरेंजमेंट्स करने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन सू थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर लगातार मेरी तरफ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है और डायरेक्टर वह ऑफिस के कोने में दुबक कर खड़ा रहता है। हालत ऐसी होती है कि वह जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। रात के 2:30 बजे मैं ऑफिशियली इस इंटेंस सिस्टम रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करता हूँ। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर हवा की तरह दौड़ने लगती हैं। स्क्रीन पर कोड लाइंस वाटरफॉल की तरह तेजी से स्क्रॉल होने लगती हैं। पूरा R&D रूम अब सिर्फ कीबोर्ड टाइपिंग और सर्वर फैंस की भारी आवाजों से गूंज रहा होता है। समय हर सेकंड तेजी से गुजर रहा होता है और मैं पूरी तरह अपने काम में डूब चुका होता हूँ। रात के 3 बजे म्यूजिक में लगातार आधे घंटे से बिना रुके काम कर रहा होता हूँ। शुरुआती स्टेज में मैंने सिस्टम आर्किटेक्चर को टेम्पररी स्टेबलाइज कर दिया था, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। हैकर गोसी द्वारा छोड़े गए बैकडोर प्रोग्राम्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंजरस और कनिंग होते हैं। वे किसी कैंसर ट्यूमर की तरह लो लेवल सोर्स कोड में गहराई तक घुसे हुए होते हैं और अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो सकता था। मैं एक सिगरेट जलाता हूं और स्क्रीन पर दिख रहे सस्पिशियस कोड्स को लगातार घूरता रहता हूं, जिस पर ओल्ड चेन मेरे पास एक हॉट कॉफी रखता है और धीरे से पूछता है, लिंचुआन, क्या मैं कुछ हिस्सा संभाल लूं? लेकिन मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूं। ये सारे बैकडोर प्रोग्राम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इन्हें एक फिक्स्ड सीक्वेंस में हटाना होगा, वरना चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तुम सिर्फ सर्वर लॉग मॉनिटर करो, अगर वार्निंग लिमिट क्रॉस हो तो तुरंत मुझे बताना। उसी वक्त कंप्यूटर के नीचे दाईं तरफ अचानक एक नया पॉपअप दिखाई देता है। वह सीधे हैकर गॉसी का लाइव मैसेज होता है। उसे पता चल चुका था कि कोई सिस्टम में इंटरफियर कर रहा है। मैसेज छोटा था लेकिन उसका टोन बेहद एरोगेंट होता है। तो आखिर एक्सपर्ट सामने आ ही गया, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोगों का पूरा यूजर डेटा अब मेरे कंट्रोल में है। हालांकि तुम्हारी स्किल्स काफी इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी रुक जाओ, मैं रैंसम अमाउंट थोड़ा कम कर दूंगा। लेकिन मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता हूं, सिर्फ लगातार कीबोर्ड पर टाइपिंग करता रहता हूं। कुछ ही सेकंड बाद उसका दूसरा मैसेज आता है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने कोर डेटाबेस में 3 टाइम बॉम्ब्स इंस्टॉल किए हैं। अगर तुमने मेरे बैकडर्स छेड़ने की कोशिश की तो पूरा डेटाबेस फॉर्मेट हो जाएगा। यह सुनते ही पूरे ऑफिस का माहौल अचानक बेहद टेंस हो जाता है, जिस पर चेयरमैन सु घबराकर पूछता है, लिंचुआन, क्या वह सच बोल रहा है? मैं बिना सिर उठाए जवाब देता हूँ, हाँ, लेकिन उसने सिर्फ आधा सच बताया है। मेरी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलती रहती हैं। उसने 3 नहीं बल्कि 5 टाइम बॉम्ब्स लगाए हैं और उनके ट्रिगर कंडीशंस उसकी बात से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यह सुनते ही चेयरमैन सू गहरी सांस खींचता है और घबराकर पूछता है, तो अब क्या करेंगे? जिस पर मैं पहली बार सिर उठाता हूँ और मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई देती है। वह सोच रहा है कि मैं नॉर्मल तरीके से बैकडोर रिमूव करूंगा, लेकिन वह एक बात भूल गया। यह सिस्टम मैंने डिजाइन किया है, इसका लो लेवल लॉजिक मैं किसी से ज्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। इसके बाद मैं दूसरे इंटरफेस पर स्विच करता हूँ और एक बिल्कुल नया कोड लिखना शुरू करता हूँ। इस कोड का काम बैकडोर को डायरेक्टली डिलीट करना नहीं होता, बल्कि सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट बनाना होता है, ताकि सारे बैकडोर प्रोग्राम्स उसी में आइसोलेट हो जाएं। उन्हें ऐसा लगे कि वे अब भी नॉर्मली रन कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका कोर डेटा से कनेक्शन पूरी तरह कट हो चुका होता है। सुबह के 4 बजे वर्चुअल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट फाइनली तैयार हो चुका होता है। मैं गहरी सांस लेता हूं और एग्जीक्यूट कमांड दबा देता हूं। अचानक स्क्रीन पर कोड लाइंस पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगती हैं। पूरा सिस्टम कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। ऑफिस में मौजूद हर इंसान सांस रोककर स्क्रीन को घूर रहा होता है। कोई भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं करता है। करीब 30 सेकंड बाद सिस्टम आखिरकार रिस्पॉन्स देता है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहे सारे रेड सिंबल्स जो बैकडोर प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, धीरे धीरे येलो कलर में बदलने लगते हैं, जिसका मतलब साफ था, बैकडोर सक्सेसफुली आइसोलेट हो चुके थे। यह देखकर ओल्ड चेन एक्साइटमेंट में लगभग उछल पड़ता है। सक्सेस हो गया, लेकिन मैं जरा भी रिलैक्स नहीं होता हूं, क्योंकि असली मुश्किल अभी भी बाकी थी। अब मुझे बिना टाइम बॉम्ब्स एक्टिवेट किए डैमेज्ड मॉड्यूल्स दोबारा लिखने थे। यह काम ऐसा था जैसे इंसान बॉम्ब डिफ्यूज करते करते हार्ट सर्जरी भी कर रहा हो। एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को खत्म कर सकती थी। सुबह के 4:40 बजे मैं पहला कोर मॉड्यूल दोबारा लिखना शुरू करता हूँ। मेरी टाइपिंग स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। स्क्रीन पर कोड फ्लड की तरह गिर रहा होता है। मेरे माथे से पसीना लगातार टपक कर कीबोर्ड तक भिगो देता है, लेकिन मेरे पास उसे साफ करने तक का समय नहीं होता है। सुबह के 5:20 बजे तीसरा मॉड्यूल भी सक्सेसफुली रीराइट हो चुका होता है। अब बाहर आसमान हल्का हल्का चमकने लगता है। सुबह होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा होता है, जिस पर चेयरमैन सु बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देख रहा होता है। उसके हाथ पसीने से भीग चुके होते हैं। इन्वेस्टर डायरेक्टर शेन अब तक 3 बार कॉल कर चुका होता है, लेकिन हर बार चेयरमैन सु सिर्फ यही कह पाता है, सिस्टम अभी रिपेयर हो रहा है, कृपया थोड़ा और समय दीजिए। सुबह के 5:50 बजे आखिरी मॉड्यूल भी आखिरकार रीराइट होकर पूरा हो जाता है। मैं आखिरी कोड लाइन टाइप करता हूँ, एंटर की दबाता हूँ और फिर पूरा शरीर थककर कुर्सी पर गिर जाता है, जिसके साथ ही सिस्टम रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ऑफिस में मौजूद हर इंसान की नजर मेन स्क्रीन पर टिक जाती है।
बूट प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। 10%, 30%, 50%। सुबह के 6:03 बजे आखिरकार सिस्टम सक्सेसफुली बूट हो जाता है। मॉनिटरिंग पैनल पर दिखाई देने वाले सारे इंडिकेटर्स वापस नॉर्मल हो चुके होते हैं। कोर डेटा पूरी तरह सेफ रहता है और हैकर गॉसी को सिस्टम से पूरी तरह बाहर फेंक दिया जाता है। यह देखते ही पूरे ऑफिस में जोरदार चीयर्स गूंज उठती हैं। लेकिन भले ही सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका होता है, मैं अच्छी तरह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। गॉसी इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं था। वह इतने लंबे समय तक सिस्टम में छिपा रहा था, इसलिए यह नामुमकिन था कि उसने कोई बैकअप प्लान ना छोड़ा हो। और सच में जैसे ही सब लोग राहत की सांस ले लेने लगते हैं, मॉनिटरिंग पैनल पर अचानक एक एबनॉर्मल डेटा स्ट्रीम चमक उठती है, जिस पर मैं तुरंत सीधा बैठ जाता हूं और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ने लगती हैं। गोसी अब भी अंदर है। वह एक हिडन बैकडोर इस्तेमाल करके दोबारा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर ओल्ड चेन घबराकर पूछता है, लिनशुआन, क्या वह वापस आ गया? मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी नजरें अब भी स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। वह मेरे डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। वह मेरी कमजोरियां ढूंढना चाहता है। गॉसी भी अब समझ चुका होता है कि उसका ओपोनेंट कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए उसके अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा केयरफुल और कनिंग हो जाते हैं। उसके डेटा पैकेट्स पूरे सिस्टम में भूत की तरह घूम रहे होते हैं और हर बार वे बिल्कुल सही तरीके से उन ट्रैप्स को अवॉइड कर देते हैं जो मैंने पहले से सेट किए होते हैं। मैं शांत दिमाग से उसके अटैक पैटर्न्स एनालाइज करता रहता हूँ और धीरे धीरे मेरे दिमाग में उसकी पूरी अटैक मैप बननी शुरू हो जाती है। तभी अचानक मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है। हर बार अटैक करने के दौरान गोसी ठीक 0.3 सेकंड्स के लिए एक स्पेसिफिक नोड पर रुकता है। यह उसकी हैबिचुअल वेरिफिकेशन मूव होती है ताकि वह नेक्स्ट सेफ रूट कंफर्म कर सके, जिस पर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तो आखिरकार तुम्हारी आदत पकड़ में आ ही गई। इसके बाद मैं अपना असली ट्रैप तैयार करना शुरू करता हूँ। मैं उसी नोड पर एक बेट छोड़ देता हूँ जिसे मैं सिस्टम की फेक वीकनेस की तरह डिस्गाइज करता हूँ ताकि गोसी खुद उसमें फंस जाए। सुबह के 6:20 बजे गोसी आखिरकार जाल में फंस जाता है। म्यूजिक उसका अटैक प्रोग्राम सीधे बेट नोड में घुस जाता है और उसी वक्त मेरा ट्रेस कोड एक्टिवेट हो जाता है। यह कोड चुपचाप उसके डेटा पैकेट से अटैच हो जाता है, बिल्कुल किसी जीपीएस ट्रैकर की तरह जिसका काम उसकी रियल लोकेशन ट्रेस करना होता है। लेकिन गॉसी का रिएक्शन भी बेहद तेज होता है। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है और वह तेजी से अलग अलग सर्वरस पर जंप करना शुरू कर देता है ताकि ट्रेस से बच सके। मेरी स्क्रीन पर उसका एस्केप रूट लगातार दिखाई देने लगता है। पहले डोमेस्टिक सर्वर, फिर जापान, उसके बाद अमेरिका और फिर यूरोप। पूरा सीन किसी ग्लोबल साइबर चेस जैसा लगने लगता है। यह देखकर ओल्ड चेन शॉक्ड होकर बोल पड़ता है, ये तो बहुत तेजी से भाग रहा है। लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, सिर्फ लगातार टाइपिंग करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेसिंग कोड में पहले से एक स्पेशल प्रिडिक्शन एल्गोरिदम मौजूद होता है जो गोसी के अगले जंप नोड को पहले ही कैलकुलेट कर लेता है और वहां पहले से इंटरसेप्शन प्रोग्राम डिप्लॉय कर देता है। सुबह के 6:35 बजे आखिरकार गोसी की स्पीड धीमी पड़ने लगती है। शायद उसे लगने लगता है कि वह ट्रेस से बच चुका है और इसी वजह से उसकी सावधानी कम होने लगती है। लेकिन यही वह पल होता है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मेरे इंटरसेप्शन प्रोग्राम को आखिरकार उसका रियल आईपी एड्रेस मिल जाता है। लंबी लाइन चमक उठती है। वह साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश का रियल सर्वर एड्रेस होता है, जिस पर मैं तुरंत रिवर्स इंट्रूजन प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता हूं और उसी एड्रेस के जरिए सीधे उसके सिस्टम में घुसने लगता हूं। गोसी ने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई उसके खिलाफ काउंटर हैक कर देगा। उसका फायरवॉल मेरे सामने कागज की दीवार जितना कमजोर साबित होता है। करीब 3 मिनट बाद मैं सक्सेसफुली उसके कंप्यूटर में घुस चुका होता हूं। अब उसकी रियल आइडेंटिटी, फाइल्स और पर्सनल डिटेल्स सब मेरी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। उसी समय मैं सिस्टम में आखिरी काउंटर पैच डिप्लॉय कर देता हूं, म्यूजिक। यह पैच हमेशा के लिए सारे इंट्रूजन पाथ्स ब्लॉक करने वाला होता है, साथ ही गोसी द्वारा छोड़े गए सभी बैकडोर प्रोग्राम्स को पूरी तरह साफ करने वाला होता है। सुबह के 6:45 बजे फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पैच डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस तेजी से आगे बढ़ने लगती है। 10%, 20%, 30%। तभी गोसी को आखिरकार खतरे का एहसास हो जाता है, जिस पर वह पागलों की तरह आखिरी अटैक्स लॉन्च करना शुरू कर देता है। वह पैच कंप्लीट होने से पहले पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। मॉनिटरिंग पैनल पर डेटा ट्रैफिक अचानक आसमान छूने लगता है। वार्निंग अलार्म्स लगातार बजने लगते हैं। मैं दांत भींच लेता हूं और इतनी तेजी से टाइपिंग करने लगता हूं कि मेरी उंगलियां ऑलमोस्ट ब्लर दिखाई देने लगती हैं। यह हमारी आखिरी लड़ाई थी। या तो पैच सक्सेसफुली डिप्लॉय होता या फिर गॉसी पूरा सिस्टम तबाह कर देता। 50%, 60%, 70%। उसके अटैक्स लगातार और वायलेंट होते जाते हैं। सिस्टम लॉर्ड अब लिमिट के बेहद करीब पहुंच चुका होता है, जिस पर ओल्ड चेन घबराकर रिपोर्ट देता है, लिनशुआन, सर्वर अब ज्यादा देर तक लॉर्ड नहीं संभाल पाएंगे। मैं गहरी सांस लेकर कहता हूं, बस 1 मिनट और, सिर्फ 1 मिनट। 80%, 90%। सुबह के 6:58 बजे इन्वेस्टर्स की डेडलाइन में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी होते हैं। लेकिन उसी वक्त पैच डिप्लॉयमेंट अचानक 95% पर रुक जाता है। पूरा सिस्टम कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। ऑफिस में मौजूद हर इंसान का दिल जैसे गले में अटक जाता है। चेयरमैन सू दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी होती हैं। अचानक स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है और अगले ही पल तेज रोशनी
रोशनी के साथ दोबारा ऑन होती है, जिसके साथ प्रोग्रेस बार सीधा जंप करके 100% पर पहुंच जाती है। पैच डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। उसी पल गोसी के सारे कनेक्शन जबरदस्ती टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। उसके छोड़े हुए सारे बैकडोर प्रोग्राम्स पूरी तरह डिलीट हो जाते हैं और सिस्टम फाइनली एब्सोल्यूट सेफ स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक सुबह के 7 बजे क्षितिज से सूरज निकलना शुरू हो जाता है। उसकी रोशनी खिड़कियों से होकर पूरे ऑफिस में फैल जाती है, जिस पर मैं पूरी तरह थककर कुर्सी पर गिर जाता हूँ। ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। लेकिन आखिरकार यह नाइटमेयर खत्म हो चुका था। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर सारे इंडिकेटर्स फिर से ग्रीन दिखाई दे रहे होते हैं। सर्वर स्टेबल चलते रहते हैं। डेटाबेस भी बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बच चुका होता है। और तभी पूरे ऑफिस में थंडर जैसी चीयरिंग गूंज उठती है। कुछ लोग एक्साइटमेंट में एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं, तो कुछ लोग सीधे जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। जिस पर चेयरमैन तेजी से मेरी तरफ आता है और दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही होती है। लिन शुआन, तुमने पूरी कंपनी को बचा लिया। तुमने यहाँ मौजूद हर इंसान को बचा लिया। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। मेरी आवाज अब पूरी तरह बैठ चुकी होती है। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। लगातार 5 घंटे हाई इंटेंसिटी काम करने की वजह से मेरे गले से अब मुश्किल से आवाज निकल रही होती है। जिस पर ओल्ड चेन मुझे पानी की बोतल देता है और मैं एक ही सांस में आधी बोतल खत्म कर देता हूँ। उसी वक्त मेरी स्क्रीन पर अचानक एक नया विंडो पॉपअप होता है। वह गोसी की डिटेल्ड ट्रेसेड इन्फॉर्मेशन होती है। मैं जल्दी से सारी डिटेल्स ऑर्गेनाइज करके एक फाइल बनाता हूँ। फिर चेयरमैन सू की तरफ मुड़कर कहता हूँ, यह उस हैकर की रियल आइडेंटिटी और आईपी डिटेल्स हैं। मेरा सुझाव है कि तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। यह सुनते ही चेयरमैन सू तुरंत असिस्टेंट को पुलिस कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। करीब 20 मिनट बाद कैप्टन वांग की साइबर पुलिस टीम कंपनी पहुंच जाती है। मैं उन्हें सारे एविडेंस हैंडओवर कर देता हूं, जिसमें अटैक लॉग्स, ट्रेसिंग रिकॉर्ड्स और गोसी के कंप्यूटर से निकाला गया डेटा भी शामिल होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पुलिस ऑफिसर गंभीर चेहरे के साथ कहता है, यह गोसी काफी समय से हमारी हाई प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। यह कई बड़े साइबर अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन अब तक हमारे पास इसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस नहीं था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सख्ती आ जाती है। अब हमारे पास पक्के सबूत हैं। हम तुरंत इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार करेंगे। सिक्योरिटी इश्यू को हैंडल करने के बाद मैं टाइम देखता हूं और सुबह के 7:40 बज चुके होते हैं, जिस पर मुझे याद आता है कि 8 बजे माँ को ऑपरेशन रूम में जाना है। फिर मैं जल्दी से हॉस्पिटल वापस जाने के लिए निकलने लगता हूँ। तभी चेयरमैन सू मुझे आवाज देकर रोकता है, लिन चुआन, 1 मिनट रुको। जिस पर वो कॉर्नर में खड़े डायरेक्टर वू की तरफ मुड़ता है और ठंडी आवाज में कहता है, डायरेक्टर वू, इस पल से तुम्हें कंपनी से ऑफिशियली निकाल दिया जाता है। यह सुनते डायरेक्टर वू का पूरा शरीर कांपने लगता है और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। फिर चेयरमैन सूस आगे कहता है, इस इंसिडेंट की वजह से कंपनी को सीधे 300 मिलियन युआन से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिस पर मैं लीगल प्रोसीजर शुरू करूंगा और तुम्हारे ऊपर सिविल और क्रिमिनल दोनों चार्जेस लगाए जाएंगे। तुम्हारी इग्नोरेंस और एरोगेंस ने ऑलमोस्ट पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया था। यह सुनकर डायरेक्टर वू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहता हो, लेकिन आखिर में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। फिर वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठता है और मेरे सामने आकर अचानक घुटनों के बल गिर जाता है। लिन चुआन, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में गलत था। प्लीज मेरी तरफ से एक बार बोल दो। मेरे ऊपर बूढ़े माँ बाप हैं, नीचे बच्चे हैं। मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मैं डायरेक्टर वू को जमीन पर घुटनों के बल पड़े देखता हूँ। वही आदमी जिसने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया था, आज एक कुत्ते की तरह भीख मांगता नजर आता है। लेकिन सच कहूं, मेरे दिल में जरा भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता। सिर्फ एक अजीब सी एम्प्टीनेस महसूस होती है। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, डायरेक्टर वू, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि आपने खुद अपनी आखिरी राह बंद कर दी थी। जिस पल आपने रिस्क वार्निंग को इग्नोर किया, जिस पल आपने सिक्योरिटी मॉड्यूल को जबरदस्ती बंद करवाया और जिस पल आपने आधी रात में ब्लाइंड कमांड देकर डेटा डैमेज करवाया, उसी वक्त आपका एंडिंग तय हो चुका था। यह सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। फिर मैं वहां से जाने लगता हूँ, लेकिन 2 कदम चलने के बाद रुक जाता हूँ और पीछे मुड़कर उसे देखता हूँ। और हाँ, आपको सुबह ट्रेनिंग सेशन में कही अपनी बात याद, किसी के लिए नहीं बदलते। सिस्टम किसी लो लेवल एम्प्लॉय की वजह से ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब वही सिस्टम आपके लिए भी एक्सेप्शन नहीं बनाएगा। जिस पर डायरेक्टर वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है और पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद चेयरमैन सू मेरे पास आता है और गंभीर आवाज में कहता है, लिंचुआन, कंपनी ने फैसला किया है कि तुम्हें सीटीओ अपॉइंट किया जाए। तुम्हारी एनुअल सैलरी 2 मिलियन युआन होगी, साथ में 2% स्टॉक ऑप्शन भी मिलेगा और जो 1 मिलियन युआन बोनस प्रॉमिस किया गया था, वो आज दोपहर तक तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तुम्हारी माँ का पूरा मेडिकल एक्सपेंस भी कंपनी कवर करेगी। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, चेयरमैन सू, ट्रस्ट करने के लिए धन्यवाद, लेकिन बाकी बातें माँ की सर्जरी के बाद करेंगे। फिर मैं कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ। बाहर की सुबह की धूप चेहरे पर पड़ती है, जो काफी गर्म और सुकून देने वाली लगती है। जिस पर मैं फोन निकालकर माँ को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि हॉस्पिटल फीस का इंतजाम हो चुका है, इसलिए वो टेंशन छोड़कर सर्जरी की तैयारी करें। फोन की दूसरी तरफ माँ की आवाज भर्रा जाती है, बेटा, क्या तुमने फिर से कहीं से पैसे उधार लिए हैं? माँ अब और बर्डन नहीं बनना चाहती। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, माँ,
चिंता मत करो, ये मेरा लीगल बोनस है, सब कुछ सही तरीके से मिला है, आप बस आराम से इलाज करवाइए। जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगी तब हम एक बड़े घर में शिफ्ट होंगे जहां आप और बेटी दोनों आराम से रह पाएंगे। कॉल खत्म करने के बाद मैं एक टैक्सी पकड़ता हूँ और सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता हूँ। बाहर सिटी धीरे धीरे जागती नजर आती है, रोड्स पर लोग और गाड़ियां बढ़ने लगती हैं। फिर मैं सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता हूँ और पिछले कुछ दिनों की सारी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। सबके सामने प्रोजेक्ट बोनस कटना, फिर बिना मोटिवेशन के काम करना, उसके बाद कंपनी क्राइसिस और आखिर में पूरा सिचुएशन पलट देना। ये सब किसी अजीब ड्रामा की तरह लगता है, लेकिन इसका एंडिंग आखिरकार अच्छा निकलता है। 3 दिन बाद माँ की सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि रिकवरी काफी अच्छी चल रही है और बस 1 हफ्ते की ऑब्जर्वेशन के बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैं हॉस्पिटल रूम में माँ के पास बैठा होता हूँ और उनके चेहरे पर वापस लौटी लालिमा को देखता हूँ, जिस पर मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ आखिरकार उतर जाता है। तभी फोन वाइब्रेट करता है। बैंक अकाउंट में 1 मिलियन युआन बोनस, 80,000 युआन प्रोजेक्ट रिवॉर्ड और इस महीने की पूरी सैलरी ट्रांसफर हो चुकी होती है। मैं उन नंबर्स को देखता हूँ और पिछले 5 सालों में पहली बार महसूस करता हूँ कि मेरी मेहनत का सच में रिवॉर्ड मिला है। फिर माँ आंखें खोलती हैं और मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहती हैं, बेटा, मैंने नर्स से सुना कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाता हूँ, हाँ माँ, अब मैं कंपनी का सीटीओ हूँ, अब रात रात भर ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर माँ की आंखें लाल हो जाती हैं। इन सालों में तुमने बहुत तकलीफ झेली है, अकेले इतना प्रेशर उठाया। जिस पर मैं उनका हाथ पकड़कर कहता हूँ, माँ, अब जिंदगी और बेहतर होगी। जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगी तब हम नए घर में शिफ्ट करेंगे। मैंने 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट देख लिया है, बेटी के स्कूल के भी पास है और आपका खुद का रूम भी होगा। उस दोपहर चेयरमैन सु कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ हॉस्पिटल आता है। वो लोग काफी सारे सप्लीमेंट्स और फ्लावर्स लेकर आते हैं और माँ की हेल्थ के बारे में बड़े ध्यान से पूछते हैं। फिर चेयरमैन सु मुझे अलग ले जाकर कहता है, पुलिस की तरफ से खबर आई है कि हैकर को साउथ ईस्ट एशिया के एक देश में पकड़ लिया गया है, अभी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद वो बताते हैं कि डायरेक्टर वू के खिलाफ कंपनी ने सीरियस वायलेशन का केस फाइल कर दिया है। कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है। शुरुआती एस्टिमेट के हिसाब से उसे कम 50 मिलियन युआन कंपेंसेशन देना पड़ेगा। उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है। यह सुनकर मैं सिर्फ सिर हिलाता हूँ। डायरेक्टर वू का यह अंत उसने खुद चुना था, इसमें किसी और की गलती नहीं थी। 1 हफ्ते बाद माँ सेफली डिस्चार्ज हो जाती हैं। फिर मैं अपनी नई कार लेकर माँ और बेटी को नया घर दिखाने जाता हूँ। बेटी एक्साइटमेंट में हर कमरे में दौड़ती फिरती है। वहीं माँ बालकनी में खड़ी नीचे के पार्क को देखती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन शिफ्टिंग शुरू होती है। लाओ चेन कुछ कॉलीग्स के साथ मदद करने आता है। सबको पता होता है कि इन दिनों मैंने क्या क्या झेला है, जिस पर हर किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है। फिर लाओ चेन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लिंचुआन, तुम सबसे बेहतरीन प्रोग्रामर हो जिसे मैंने कभी देखा है और सबसे ज्यादा गट्स वाले इंसान भी। उस रात मैं नए घर की बालकनी में खड़ा होकर इस शहर की हजारों लाइट्स को देखता हूँ। तभी फोन पर एक न्यूज नोटिफिकेशन आता है। इन्वेस्टर शेन इंटरव्यू में कहता है कि इस क्राइसिस ने उसे कंपनी की असली टेक्निकल स्ट्रेंथ और क्राइसिस हैंडलिंग कैपेबिलिटी दिखा दी। मैं फोन बंद करता हूँ और वापस लिविंग रूम में लौट आता हूँ। बेटी होमवर्क कर रही होती है जबकि माँ किचन में बिजी होती है, जिस पर मुझे महसूस होता है कि यह घर आखिरकार सच में एक फैमिली होम बन चुका है। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तब रिसेप्शनिस्ट सम्मान के साथ कहती है, गुड मॉर्निंग बॉस लिन। एलिवेटर में मिलने वाले कॉलीग्स भी खुद आगे बढ़कर ग्रीट करते हैं। उनकी आंखों में साफ रिस्पेक्ट दिखाई देती है। मैं समझ जाता हूँ कि यह रिस्पेक्ट सिर्फ मेरे पोजीशन की वजह से नहीं है, बल्कि उस रात की वजह से है जब मैंने पूरी ताकत लगाकर कंपनी को बचाया था। फिर मैं अपने ऑफिस में पहुंचता हूँ। डेस्क पर नई टेक्निकल प्लानिंग फाइल रखी होती है। यह वही प्लान होता है जिसे चेयरमैन सू ने मुझे तैयार करने को कहा था, जिस पर मैं कंप्यूटर चालू करता हूँ और ध्यान से उसे रिव्यू करना शुरू करता हूँ। इस बार मैं कोई लो लेवल एम्प्लॉय नहीं हूँ जिसे कोई भी दबा सके, बल्कि अब मैं वह इंसान हूँ जिसके हाथ में असली डिसीजन मेकिंग पावर होती है। दोपहर के समय मुझे एक खास ईमेल मिलता है, जिस पर सेंडर का नाम देखकर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। वह गोसी होता है, यानी वही हैकर जिसे पकड़ लिया गया था। ईमेल काफी छोटा होता है। तुम सबसे ताकतवर ओपोनेंट हो जिससे मैं कभी मिला हूँ। टेक्निकल स्किल्स के मामले में मैं पूरी तरह हार मानता हूँ। अगर कभी मौका मिला तो सच में तुमसे आमने सामने बैठकर बात करना चाहूंगा। मैं पूरा ईमेल पढ़ता हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता और सीधे उसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग और कुछ बातें एक बार खत्म हो जाएं तो उन्हें वहीं खत्म रहने देना ही बेहतर होता है। ऑफिस खत्म होने से पहले चेयरमैन सुबह मुझे अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर वो मुझे एक डॉक्यूमेंट थमाता है। यह कंपनी का नया टेक्निकल मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने इसे तुम्हारे सुझावों के हिसाब से मॉडिफाई करवाया है। अब से हर टेक्निकल डिसीजन सीटीओ अप्रूवल के बिना पास नहीं होगा और किसी को भी जबरदस्ती इंटरफियर करने की परमिशन नहीं होगी। जिस पर मैं डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर ध्यान से पढ़ता हूँ और संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ। अगर यह सिस्टम पहले लागू हुआ होता तो शायद वह डिजास्टर कभी हुआ ही नहीं होता। शाम होने लगती है और इस बार मैं टाइम पर ऑफिस से निकलता हूँ। जब मैं कंपनी बिल्डिंग से बाहर आता हूँ तब डूबते सूरज की रोशनी
पूरे आसमान को सुनहरे रंग में बदलती नजर आती है। फिर मैं फोन निकालकर माँ को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ, माँ आज रात खाने में क्या बनाना है। जिस पर फोन के दूसरी तरफ माँ हंसते हुए कहती हैं, तू बस जल्दी घर आ जा, कुछ भी खा लेंगे। वैसे माँ ने तेरा पसंदीदा ब्रेस्ट पोर्क बना लिया है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और मेरे कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं इसलिए तेजी से नहीं भाग रहा होता कि ऑफिस लेट ना हो जाऊं, बल्कि इसलिए क्योंकि घर पर अब कोई मेरा इंतजार कर रहा होता।